हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है इंडिया इजराइल ईरान अगेंस्ट जॉइंट डिफेंस पैक्ट, द जियोपॉलिटिकल गेम एक्सप्लेन्ड। देखिए, ईरान का तो आई डोंट थिंक एनीबडी केयर्स, बट चलते हैं, शुरू करते हैं। भारत की सरकार ने तो खैर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर कमेंट किया है, लेकिन ईरान ने इस डिफेंस पैक्ट की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी है। ये डिफेंस पैक्ट क्या औकात रखता है, ये सबको बता दिया है। भारत को तो इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, इनको ईरान ही हैंडल कर रहा है। ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। साथ में भारत ने अमेरिका को अपने लिमिट्स में रहने के लिए क्यों बोला है, चाइना को एक बड़ा संदेश देने के लिए भारत की सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ बदलाव किए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही हैं जो भारत के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में, जिसका नाम इन्होंने रखा है मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क पिछले कई महीनों से रेडी किया जा रहा था। हमने पहले भी इसके ऊपर बात की थी और आज फाइनली तीनों देशों ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जो कहता है कि तीनों में से किसी भी एक देश के ऊपर हमला तीनों देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और बाकी के दो देश भी उसके डिफेंस में आएंगे। भारत के कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन गया है और भारत को अकेले पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ भी डील करना पड़ेगा और ये चीज भारत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। भारत को इस डिफेंस पैक्ट की चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि तीनों देशों ने ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है, इसकी धज्जियां ईरान ने कैसे उड़ा दी हैं। क्योंकि ये जो डिफेंस पैक्ट है, इसका सबसे बड़ा टेस्ट मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान और अमेरिका की लड़ाई में ही होने वाला है। भारत का एंगल तो दूर की बात है, ईरान ने उससे पहले इन तीनों देशों को इनकी औकात याद दिला दी है और ये चीज साफ होती है ईरान की स्टेटमेंट से, जो ईरान ने इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर कमेंट किया है। भारत ने भी कमेंट किया है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ईरान ने क्या बोला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अब हुआ ये कि जैसे ही पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया ने ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, उसके तुरंत बाद ईरान की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के मेंबर ने इसके ऊपर कमेंट किया है। मिडिल ईस्ट में वॉर स्टार्ट होने के बाद ईरान ने कई बार सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले किए हैं। ऐसे में सऊदी अरेबिया को लग रहा होगा कि टर्की और पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने से उनको ईरान के हमलों से सुरक्षा मिल जाएगी और ईरान अपने हमले रोक देगा। लेकिन ईरान के लॉ मेकर और नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमिश्नर के मेंबर इब्राहिम रेजाई ने एक स्टेटमेंट इशू करते हुए कहा कि ये जो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान और टर्की के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है, ये सिर्फ एक पेपर एग्रीमेंट है, एक तरह का कागजी एग्रीमेंट है जिसका जमीन के ऊपर कोई भी वजूद नहीं होता है। सऊदी अरेबिया को समझ लेना चाहिए कि टर्की और पाकिस्तान के साथ सिर्फ कागजों के ऊपर एग्रीमेंट कर लेने से उसकी सिक्योरिटी मजबूत नहीं होगी। तो क्या ईरान टेस्ट करने वाला है कि वाकई कागजी है नहीं? क्या वो अटैक करने वाला है सऊदी अरेबिया को चेक करने के लिए? हो सकता है अटैक करके चेक करे सऊदी अरेबिया को कागजी है नहीं है। वी विल सी। सालों तक सऊदी अरेबिया से फायदा उठाया, फिर भी अमेरिका सऊदी अरेबिया को असली सिक्योरिटी नहीं दे पाया। ये भी कुछ वैसा ही डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है। इसलिए मैं सऊदी अरेबिया से कहना चाहता हूँ कि अपनी पॉलिसीज बदलो, ताकि कल को तुम्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। ये कहना है ईरान का। ईरान की तरफ से ये पहला रिएक्शन है और पहला कोई ईरान का कमेंट आया है। बात करें इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की, तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने तो पिछले साल सितंबर 2025 में ही म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर कई हमले किए थे। ईरान के हमलों में सऊदी अरेबिया के अंदर 3 लोगों की जान गई और 23 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसमें ईरान ने सऊदी अरामको की ऑयल रिफाइनरी, ऑयल फील्ड, प्रिंस सुल्तान एयरबेस, रडार सिस्टम और मिलिट्री फैसिलिटीज को भी निशाना बनाया था। ऑयल रिफाइनरी के टेम्परेरी शटडाउन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान जो पहुंचा था, उसका एस्टीमेट कई बिलियन डॉलर्स में पहुंच गया था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के डिफेंस में जाकर ईरान के ऊपर हमला नहीं किया, जबकि डिफेंस पैक्ट कहता है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर भी हमला माना जाएगा। ऐसे में ये जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के नाम का जो मजाक ये तीनों देश मिलकर बना रहे हैं, ये अगले 8 से 10 दिनों के अंदर ही हो सकता है कि एक बार फिर से एक्सपोज हो जाए, जब ईरान एक बार फिर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करेगा। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन के मेंबर इब्राहिम रेजाई ने इस डिफेंस पैक्ट को सही नाम दिया है, पेपर एग्रीमेंट। भारत इन तीनों देशों का इलाज करे, उसके पहले ही ईरान इस एग्रीमेंट की सच्चाई सबके सामने रख रहा है। अब बात करते हैं कि भारत की सरकार ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। हमेशा की तरह भारत की सरकार की तरफ से हमारे विदेश मंत्रालय ने बहुत ही नपातुला सा रिएक्शन दिया है, मानो भारत के लिए कोई बड़ी बात ना हो। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर मीडिया को संबोधित करने के लिए सामने आए थे। प्रेस ब्रीफिंग के बाद मीडिया पर्सन से कुछ क्वेश्चंस लिए गए, जिसमें रणधीर जायसवाल सर से पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में सवाल पूछा गया। इसके जवाब में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम इस पैक्ट को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और जल्द इसके ऊपर हम अपडेट शेयर करेंगे। यानी भारत की सरकार इस डिफेंस पैक्ट को करीबी से मॉनिटर कर रही है और जल्दी इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये कहना है भारत का। एक लाइन में आंसर खत्म कर दिया गया। अब जैसे पाकिस्तान,
टर्की और सऊदी अरेबिया ने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की फोन कन्वर्सेशन को लेकर कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने लग गए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल को पहली भनक लग गई थी कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए ही नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को ठीक एक दिन पहले कॉल की थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो खैर पता नहीं, लेकिन ये बात सच है कि कल को अगर सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ये तीनों देश एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ मिलिट्री एस्केलेशन में हिस्सा लेते हैं तो फिर उस सिनेरियो में इजराइल भारत के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत को इजराइल का पहले से भी ज्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। वैसे इस सवाल का जवाब काफी सब्जेक्टिव होगा, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या कल को अगर किसी आतंकी हमले की वजह से वापस से ऑपरेशन सिंदूर जैसा भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, आपको क्या लगता है कि क्या ये मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के बाद टर्की और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की सेना की मदद करने के लिए अपनी सेना भेजेंगे? हाँ या फिर ना, कभी नहीं आएंगे? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले अमेरिका के कांग्रेसमैन रिले मोरी ने कहा था कि भारत की सरकार जो फॉरेन कंट्री से आने वाली फंडिंग के लिए FCRA कानून ला रही है वो क्रिश्चियंस के खिलाफ एक सीधा हमला है, क्रिश्चियंस को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। अब भारत की सरकार ने अमेरिका की स्टेटमेंट का जवाब दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के कानून और पार्लियामेंट से जुड़े फैसले ये एक इंटरनल मैटर है और हमारा अंदरूनी मामला है। इसके ऊपर क्या कानून बनेगा, क्या फैसला होगा, ये सिर्फ भारत की पार्लियामेंट तय करेगी। बाहर से इसके ऊपर किसी को भी कमेंट नहीं करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं तो ये समझ नहीं आता कि अंग्रेजी का प्रयोग देखिए हिट्स बैक, क्योंकि बढ़ चढ़ा के न्यूज़ बतानी है। इट्स नॉट हिट्स बैक, एक स्टेटमेंट दी अगेंस्ट अनदर गाय स्टेटमेंट, दैट्स ऑल, देयर इज नो हिटिंग बैक और एनीथिंग। रियलिटी बता रहा हूँ कैसे ऊपर कर, दिस नॉट अ बिग डील। इंडिया को जो करना है वो करेगा, एंड ऑफ स्टोरी। जो बंदा बोल रहा है वो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अमेरिका समेत दुनिया के कई सारे देश विदेश से आने वाले पैसों और फंडिंग के ऊपर नियम और कई प्रकार की पाबंदियां लगाते हैं। यानी भारत की सरकार का साफ कहना है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और ऐसे काम के लिए भारत को ना रोका जाए जो अमेरिका खुद ही करता हो। अगर अमेरिका ना रोका जाए, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन स्टॉप इंडिया। इंडिया को जो करना है करेगा। दूसरी कंट्री से आने वाली फंडिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है तो फिर हमारी पार्लियामेंट खुद तय करेगी कि हमें कौन से कानून बनाने और कौन से नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। अभी काफी बड़ी अपडेट है, लेकिन कई सारे चैनल्स ने इसको मिस कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ लगने वाले बॉर्डर रीजन में 27 लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर उन्हें स्टैंडर्ड नाम एलोकेट कर दिए हैं। भारत के ऑफिशियल मैप सर्वे ऑफ इंडिया में भी फीचर कर दिया गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के वो सारे रीजन्स भी शामिल हैं जिनके लिए चाइना ने चाइनीज भाषा में नाम असाइन कर लिस्ट जारी की थी। अब भारत की सरकार ने इनके इंडियन नामों की लिस्ट जारी कर अपने ऑफिशियल मैप्स में ऐड कर दिया है। 27 में से 4 पासिस के नाम है, एक मॉन्यूमेंट का नाम है, एक लेक है, जबकि 21 लोकेशंस लैंड एरिया की हैं। खास बात यह है कि भारत की सरकार ने जो 27 नाम ऑफिशियल मैप्स में फीचर किए हैं, इनमें तिब्बतन नाम तो शामिल है, लेकिन साथ में हिंदी नाम भी शामिल किए गए हैं। अभी जो नामों की लिस्ट भारत ने रिलीज की है, इसमें लोंगजू, माजा और थागला, ये तीनों इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर ऐसी लोकेशंस हैं जिनको भारत क्लेम करता है, लेकिन इनके कुछ हिस्सों में 1962 के युद्ध के बाद से चाइना का कंट्रोल है, यानी कि इसका कुछ एरिया चाइना के पास है। मगर फिर भी भारत ने इन लोकेशंस के नाम स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं, जो साफ दर्शाता है कि भारत इन लोकेशंस के ऊपर अपने क्लेम को छोड़ेगा नहीं और भारत की नजर अभी भी इनके ऊपर बनी हुई है और हम इनके ऊपर अपना क्लेम आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की लोकेशंस के लिए कोई नए नाम नहीं रखे हैं। लोंगजू, माजा, जसवंतगढ़, जयरामपुर, बैसाखी, शिवाजी नगर, बुद्धा मंदिर और थागला, इस तरह के नाम ये पहले से लोकल लोगों, भारतीय सेना और लोकल अथॉरिटीज के बीच इस्तेमाल होते थे। मसला ये था कि ये चीज डिफाइंड नहीं थी कि कौन सी जगह का आधिकारिक नाम क्या होगा। नाम कोई फिक्स नहीं थे, लोकल्स के नाम अलग थे, सेना कुछ और नाम इस्तेमाल कर रही थी और अथॉरिटीज के पास एक फिक्स्ड नाम नहीं था। लेकिन अब इन नामों को स्टैंडर्डाइज कर भारत के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का हिस्सा बना दिया गया है। इनमें थागला वही जगह है जहां पर साल 1962 में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के ऊपर भारत चाइना की जंग की शुरुआत हुई थी। जसवंतगढ़ और शेरे थापा मेमोरियल भारत की सेना के वीर गति को प्राप्त हुए जवानों की याद में बनाए गए थे। अब इनको परमानेंट नाम जसवंतगढ़ और शेरे थापा मेमोरियल एलोकेट कर दिए गए। अब ये चीजें कहीं ना कहीं चाइना को काफी पिंच करने वाली हैं। मैप में स्टैंडर्ड नाम एलोकेट करने के बाद अब लैंड रिकॉर्ड्स, सेंसस, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, इन सब में इन जगहों के नाम सेम स्टैंडर्ड नाम इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि सरकार ने नोटिफाई कर दिए हैं। चाइना जो फिक्टिशियस नामों की लिस्ट रिलीज कर फेक चाइनीज नाम रखता है, ये उसी के जवाब में भारत का कदम आना जा रहा है। देखिए, ये नहीं कह सकते फेक रखता है, जैसे आपने रखे हैं वैसे उसने भी रखे हैं अपने नाम। तो हर कंट्री अपने हिसाब से करिए। डिस्प्यूटेड एरिया है, उन्होंने अपने नाम रखे, आपने अपने नाम रखे, दैट्स वेरी गुड। फ़र्क तब पड़ेगा जब आपने विलेजेस बनाएंगे उस पूरे रीजन में। आपको उन रीजन्स में जाना है, विलेजेस बनाने हैं, ट्रेड इंक्रीज़ करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है और लोगों को जैसे पता लगे कि दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। चक्कर ये है।
और कुछ अरुणाचल प्रदेश में न्यूज़ आई थी कि चाइना जो है पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश ले रहा है, उसमें हमारी गवर्नर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ओके ग्रेट, अच्छी बात है, नहीं हो रहा, मगर आपको विलेजेस बनाने पड़ेंगे बॉर्डर पे, जिससे क्लियर हो जाए कि अगला बंदा आगे ना आ पाए, क्योंकि विलेजेस से बताते हैं कि कोई सामने आ रहा है नहीं आ रहा। ये दूसरा जो है, ईरान अभी यूएसए की वॉर में लगा हुआ है। आई डोंट थिंक ईरान के पास कुछ एबिलिटी है कुछ बोलने फोलने की, मगर अगर ईरान को टेस्ट करना है, दे शुड टेस्ट, उनको जो है टेस्ट करना चाहिए। सऊदी अरेबिया को टेस्ट करना है, सऊदी अरेबिया को कर लो, पाकिस्तान को करना है, टर्की को करना है, जिसको भी टेस्ट करना है कर लो, देख लेंगे डिफेंस पैक्ट चलता नहीं चलता। जहाँ तक मुझे लगता है ये डिफेंस पैक्ट सिर्फ नाम का डिफेंस पैक्ट है। आई डू नॉट थिंक कुछ होने वाला है। आई डोंट थिंक कि अगर एक कंट्री पर अटैक किया तो दूसरी कंट्री भागी भी आएगी, अपने रिसोर्सेज करेगी, या पाकिस्तान जो ऑलरेडी ज़्यादा अमीर नहीं है वो अपने न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा। आई डोंट थिंक सो, बट वी विल सी, किसी को टेस्ट करना पड़ेगा। और अगर ईरान करना चाहता है, मोस्ट वेलकम टू टेस्ट एंड सी क्या होता है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, काफ़ी अच्छा लगा इनका एनालिसिस देखकर। आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।